अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा सेट पर। सो सबसे पहले मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को अप्लाई करने के लिए और मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए उससे सबसे पहले स्टेप हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। ठीक है। डेटा सेट हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हम ऑनलाइन कहीं किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। दूसरा वे ये हो सकता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा सेट पड़ा हुआ है लोकली। ठीक है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड वन जो हमारे पास ऑप्शन ये आ जाता है कि हम अपना डेटा सेट बना लें। ओके। आई थिंक डाउनलोड करने वाला और किसी के पास अगर ऑलरेडी पड़ा हो तो उसके लिए तो काम इजी है। लेकिन हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपने डेटा सेट को किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डमी बनाऊँगा। तो मैं एक्सेल को जो है शीट को ओपन करता हूँ। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के लिए एक डेटा सेट बनाते हैं। हमारे पास डेटा सेट ऐसा होगा कि उसमें जो हाउसेस के जो साइज़ है, डायमेंशंस वगैरह, या उसमें नंबर ऑफ़ रूम्स जो हैं और उसके जो प्राइस है वो क्या है। ठीक है। तो इसके ऊपर हम डेटा सेट बनाते हैं और फिर हम टारगेट वेरिएबल भी सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमारा टारगेट वेरिएबल होगा। टारगेट जो कॉलम है जिसको हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करना है और जिसके ऊपर ट्रेन होना है, ये सारा काम। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं एक्सेल शीट में क्या करता हूँ कि पहला जो सेल है वो फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर में रख लेता हूँ। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास होगा वो साइज़ में भी। ठीक है। तो साइज़ कॉलम हो जाएगा। थर्ड वन हमारे पास रूम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं। ठीक है। लास्ट में हम प्राइस रख लेते हैं। आई थिंक इतने काफ़ी है अभी के लिए। ठीक है। तो हमने वैसे उस पर जस्ट टेस्टिंग करने के लिए और सीखने के लिए करना है। ठीक है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। सीरियल नंबर में 1 लिख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ। ठीक है। और डेटा सेट हम छोटा ही बनाते हैं फ़िलहाल। तो 50 तक लेकर जाते हैं इसको, 50 तक। ओके। ये 50 तक आ गया। अब हमने क्या करना है कि साइज़, मतलब साइज़ कितने हो सकते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यू हम लेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रैंडम बिटवीन मैं करता हूँ साइज़ जो है वो फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर मीटर से लेकर 500 में भी। ठीक है। तो इनके दरमियान में रेंज में होगा। सिमिलरली रूम्स जो हैं वो भी हम रैंडम ही सेलेक्ट करते हैं। 1 से लेकर 10 रूम्स मीन्स कि किसी हाउस में 1 रूम होगा, किसी में 10 होंगे, किसी में 5 होगा। इस रेंज के में लाई करेंगे। ओके। सिमिलरली जो प्राइस है वो फॉर एग्जांपल 100 से लेकर मे बी, या 500 से लेकर 4000 तक हो मे बी। ये डॉलर्स में भी हो सकता है इस तरह कुछ, मतलब $1000, लाइक 500 के डॉलर्स और 4000 के डॉलर्स, इस तरह के रेंज में। ठीक है। हम जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। ओके। अब ये जो हमारे पास एक रिकॉर्ड है, एक जो इंडेक्स है, उसका तो डेटा हमारे पास आ गया। ओके। तो हम चाहते हैं कि सेम जो डेटा है वो रिपीट हो फॉर ऑल। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो सब के लिए जो वैल्यूज़ है वो रेंडमली जनरेट हो गई है। ओके। और ये टोटल जो है हमारे पास 50 डेटा है। ठीक है। तो इसको हमने करना है अब सेव। ठीक है। डेटा सेट तो हमारे पास बन गया। इसको मैं सेव करता हूँ। और कहाँ पर सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी रहने देता हूँ और इसको मैं नाम रखता हूँ इसका हाउस प्राइजेस। ठीक है। कन्वेंशन, आप नेमिंग कन्वेंशन कोई भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये माइंड में रखना है कि इसको आपने करना है, सॉरी, CSV में। ठीक है। सो CSV। ओके। आई डोंट नो ये क्यों चला जाता है, लेकिन ये जो CSV वाला है। ठीक है। CSV UTF-8 कामा डेलीमीटर। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है। ताकि ये CSV फॉर्म में जो है ना वो सेव हो जाए। अब इसको सिंपली करना है सेव। और अब इसकी नीड नहीं है, इसको करते हैं क्लोज। अब क्या करना है आपने, अब आपने सिंपली ओपन करना है अपने एज्योर के
जो पोर्टल है, जो अकाउंट है, ठीक है। इसको जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास शो होगा, ठीक है। अब आपने रिसोर्सेज अगर बनाए हैं तो यहाँ पर कुछ रिसोर्स ग्रुप्स वगैरह शो होंगे रिसेंट में रिसोर्सेज में। लेकिन अगर किसी ने नहीं बनाया तो यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है और सबसे आपने फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर, ओके, एज्योर सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। एज्योर सर्विसेज वाले पोर्शन में आकर यहाँ पर क्रिएट अ रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट अ रिसोर्स पे जस्ट करना है क्लिक, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हमें बता रहा है कि आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ये एआई प्लस मशीन लर्निंग इस पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं, या हम सिंपली यहाँ पर आकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा डिज़ायर्ड जो हम चाहते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर यहाँ पर कुछ विजिबल नहीं है तो मैं सिंपली सर्च में आऊँगा, सर्च में आके कहूँगा मशीन लर्निंग, ठीक है, और सिंपली करूँगा एंटर। तो मार्केट प्लेस में ये आ जाएगा, और देखें जो मार्केट प्लेस में आके इसने सबसे टॉप पर ये वाला आ गया, ठीक है, एज्योर मशीन लर्निंग, ठीक है। अब यही हमें चाहिए, ठीक है, एज्योर मशीन लर्निंग वाला, ओके हो गया। सो ये एज्योर मशीन लर्निंग वाला हमें चाहिए, सॉरी ये वाला, ठीक है। सो ये हमें चाहिए, तो इसको हम किस तरह क्रिएट करना है, हमने असल में ये रिसोर्स जो है ना ये हमने करना है क्रिएट। सो यहाँ पर ये जो क्रिएट वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर करेंगे क्लिक, और ये एज्योर मशीन लर्निंग, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है जिसमें वो हमसे डेटा ले रहा है, ठीक है, डिटेल ले रहा है कि किस टाइप का रिसोर्स आपने क्रिएट करना है, उसका नाम क्या रखना है, ठीक है। सो ये फॉर्म हमने क्या करना है, इसको फिलअप करना है, ठीक है। ये जो एस्ट्रिस्क दिख रहे हैं ना रेड से, तो इसका मतलब है कि ये जो फील्ड है ना कि ये मस्ट है, मीन्स कि ये रिक्वायर्ड है, इसको आपने खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। ये जो रिसोर्स ग्रुप है ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, नेम है ये सारा कुछ, ठीक है। और ये जो कंटेनर रजिस्ट्री है तो इसके आगे वो एस्ट्रेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है, मीन्स कि अगर आप ये मेंशन करते हैं या लिखते हैं तो भी सही है, नहीं तो फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने करना है स्टार्ट से, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप में आएंगे, ठीक है। अब रिसोर्स ग्रुप ये ड्रॉप डाउन हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है तो आ रहा है। अगर किसी ने अगर नहीं बनाया हुआ तो उनके पास यहाँ पर एम्प्टी शो हो रहा है, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने कोई नहीं बनाया हुआ, स्टार्ट फ्रेश स्टार्ट है, तो हम क्रिएट न्यू कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जिसने बनाया होगा तो वो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मतलब न्यू क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट न्यू करूँगा, और यहाँ पर इसका कोई भी नाम रख लूँगा, ठीक है, AIML, ठीक है। लेकिन नाम आपने ऐसा रखना है कि जो डिस्क्रिप्टिव नेम हो, ताकि नाम रीड करते ही आपको पता लग जाए कि ये किस हवाले से था, ठीक है, क्या इसकी फंक्शनैलिटी थी। और दूसरा ऐसा नाम रखना है कि जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। मीन्स कि AIML अगर आप रख रहे हैं तो पहले आपने AIML अगर रखा है तो यहाँ पर ये जो है एरर देगा, ठीक है। अगर मैं टेफ्टा लिखता हूँ, ठीक है, और ये कहेगा कि रिसोर्स ग्रुप विद सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैं अच्छा ये है कि मैं कोई और नाम रखूँ, ठीक है, जो पहले यूज़ ना हो। सो अब सिंपली क्या करना है कि ये नेम एंटर करके ओके करना है, ठीक है। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये बता रहा है कि भाई रिसोर्स ग्रुप कौन सा है, AIML है, और साथ में उस मतलब इंफॉर्मेशन के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये न्यू है, ठीक है, एग्जिस्टिंग वाला नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे नेम में, तो नेम में भी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो वो बता रहा है, सजेशन में दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको भी कहता हूँ AIML, ठीक है। सिमिलरली स्टोरेज अकाउंट AIML, ये भी सारे कुछ जो है ना वो उसी नेम को पिक करके AIML को, और उसके आगे कुछ यूनिक आईडी सी लगा कर नंबर लगा कर, ताकि यूनिकली जो स्टोरेज अकाउंट है वो एक यूनिक बन जाए, की वॉलेट भी यूनिक बन जाए, ये सारा कुछ, ठीक है। और ये स्टोरेज अकाउंट जो है ना ये काफ़ी यूज़ होता है जब हम अपना डेटा सेट क्लाउड पर स्टोर करेंगे, तो वो एक्चुअली इस स्टोरेज अकाउंट में आगे ही स्टोर होता है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर स्टोर होता है, तो उसका नाम जो है ना वो ये वाला है, ठीक है, AIML वाला है, ठीक है। सो बाकी सब कुछ आपने डिफ़ॉल्ट ही रखना है, ठीक है।
अगर आप कोई एडवांस यूज़र नहीं है तो कोई भी इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट सिंपली आपने नेक्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट नेटवर्किंग कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं, इसको कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रिप्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने आप यहाँ पर बेसिक में भी है, ये सिर्फ नेम वगैरह पुट करके ये सारा कुछ करके ना इधर नेक्स्ट पर आने की अगर ज़रूरत लाजमी नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से रिव्यू प्लस क्रिएट इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक रिसोर्स जो है वो बैकग्राउंड में अब क्रिएट करने जा रहा है, ठीक है। अब थोड़े से टाइम में ये वैलिडेशन पास हो गई, ठीक है। इसने वैलिडेशन कर ली कि हाँ भाई ये जो नाम है ये प्रॉपर सही है और सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो आपकी वैलिडेशन हो गई, तो आप यहाँ पर जो है ना इस जो अकाउंट है उसको आप रिसोर्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके लिए। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्रिएशन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये जो इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो सबमिटिंग द डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये अभी तक प्रोग्रेस में, अभी तक क्रिएट नहीं हुआ लेकिन ऑलमोस्ट डन है। ये सारा कुछ वॉलेट्स वगैरह वो सारा कुछ बना रहा है, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट भी इसने बना लिया, की वॉलेट भी बना लिया। ए आई एम एल मशीन लर्निंग, ये एक्सेप्टेड स्टेटस सारा कुछ बता रहा है कि इसका ओके, इसका ओके, ठीक है। कोई भी मतलब एरर वगैरह कोई जो फेलियर है वो अकर नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा वेट करना है इसके लिए। अब हमारे पास जो हमारा डेटा सेट है, ठीक है, उसको आपने सिर्फ माइंड में रखना है कि उसमें जो प्राइजेस वाला कॉलम है, ठीक है, उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अ, अगर मैं इसको दोबारा से ओपन कर लूँ आपको बताने के लिए, वैसे तो वो हमने CSV फाइल में स्टोर कर लिया था। सॉरी, इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा, इसके डेलीमीटर जो है ना वो मैंने, या छोड़ दें, इसमें यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है कि योर डिप्लॉयमेंट इज़ कंप्लीट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट हो गई है भाई। तो अब हमने क्या करना है, गो टू रिसोर्स, हम हमारा रिसोर्स जो है वो क्रिएट हो चुका है, तो हम गो टू रिसोर्स कर सकते हैं। तो ये उस रिसोर्स पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिसोर्स आ गया, ये हमने ओपन कर लिया, ये रिसोर्स का नाम बता रहा है, AEML बता रहा है, ठीक है। और बाकी जो स्टोरेज वगैरह है देखें, वही स्टोरेज है जो वहाँ पर उसने पिक किए थे। इसका नेम हम वहाँ पर अगर चेंज कर लेते तो यहाँ पर चेंज हो रहा था, ठीक है। लेकिन हम जाते हैं वापस डैशबोर्ड पर, ठीक है, होम पेज पर। और यहाँ पर क्रिएट रिसोर्स तो हमने ये काम कर लिया, ठीक है। अब क्रिएट रिसोर्स के बाद जब हम जिस पेज पर गए थे तो वहाँ से भी हम काम कर सकते हैं, या अगर वहाँ से कोई बैक आ गया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये रिसेंट में रिसोर्स वाला सेक्शन में अब रिसेंट में आएंगे ना, तो अब आपको वो रिसोर्स जो है ना वो दिख रहा होगा, ठीक है। और रिसोर्स का ये जो सिंबल है ना, ये इस रिसोर्स का सिंबल होता है, ठीक है। ये जो है ना ये है रिसोर्स, ठीक है। इस रिसोर्स पर आपने क्या करना है, क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें वो सेम पेज ओपन हो गया जो रिसोर्स क्रिएट होने के बाद गो टू रिसोर्स वाला बटन क्लिक करने के बाद जो आ रहा था, ठीक है। तो ये सेम पेज था। अब हमने सिंपली यहाँ पर करना क्या है, हमने करना है लॉन्च स्टूडियो, ठीक है। इधर आना है हमने, ठीक है। हम अब इस रिसोर्स के जो है ना इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, ठीक है, इसी रिसोर्स के ऊपर, मशीन लर्निंग रिसोर्स के ऊपर। तो हम करते हैं लॉन्च स्टूडियो के ऊपर क्लिक। जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो एक न्यू टैब ओपन हो गया। अब न्यू टैब में हमें वो कुछ बता रहा है कि भाई आप जनरेटिव एआई को यूज़ कर सकते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। लेकिन हमने इनमें से किसी एक को नहीं छेड़ना, ठीक है। हमने सिंपली क्या करना है, हमने फोकस करना है इस साइड
मेन्यू पर। ओके, अब साइड मेन्यू में हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन जो है ये जॉब्स वाला है। ठीक है, अभी के लिए हमने बाकी सबको जो है ना वो स्किप करना है और फोकस करना है जॉब्स वाले सेक्शन पर। ठीक है, या हम ऑटोमेटेड एमएल पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि हम जॉब्स पे फोकस कर ले, एक पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसके ऊपर क्लिक। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये एम्प्टी बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर जॉब्स होते हैं, मीन्स कि एक रिसोर्स के अंदर आप मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कोई जॉब्स क्रिएट किए तो वो यहाँ पर सारे शो होंगे। ठीक है, ऑल जॉब्स भी करते हैं तो यहाँ पर सारे शो होंगे, लेकिन करंटली हमने कोई जॉब क्रिएट नहीं किया तो इसलिए ये एम्प्टी है। लेकिन साथ साथ एम्प्टी तो बता रहा है, लेकिन साथ में ये भी बता रहा है कि क्रिएट जॉब। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई जॉब ऐड कर सकते हैं। अब जॉब क्या होगा? जॉब ये कि रिसोर्स हमारे पास आ गया। ओके, हम मशीन लर्निंग रिसोर्स हमने बना लिया, उसके लिए जितनी चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है, तो वो सारे हमने अलॉट कर लिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई पीसी चाहिए हो, ठीक है, कोई गेम के लिए, तो पीसी हमारे पास एक किस्म का आ गया। ठीक है, पीसी में रैम लगा होता है, हार्ड लगी होती है, ठीक है, ये सारा कुछ। लेकिन एक पीसी के अंदर मल्टीपल गेम्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिसोर्स तो आ गया, लेकिन उसके ऊपर हमने क्या परफॉर्म करना है, क्या क्या काम करना है, क्योंकि एक रिसोर्स के ऊपर हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, वन आफ्टर अनदर, या करंट मतलब पैरेलल हम चल सकते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने सिंपली इस जॉब को जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जितने भी जॉब्स होंगे ना सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी करंटली कोई भी नहीं है तो ये एम्प्टी है। मैं करता हूँ क्रिएट जॉब। ओके, अब जैसे ही क्रिएट जॉब पर मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले इसने पूछा कि यहाँ पर कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। ओके, ये यहाँ पर बता रहा है कि ये ट्रेनिंग मेथड, बेसिक सेटिंग्स, ये सारा कुछ। ठीक है, इन स्टेप्स के होकर हमने गुजरना है और एट द एंड हमारे पास जो जॉब है वो सबमिट हो जाएगी और काम हो जाएगा। हमारे पास जो ट्रेनिंग है, मॉडल की ट्रेनिंग है, एवेल्युएशन वगैरह है, वो सारा कुछ हो जाएगा। ओके, लेकिन इसमें हम करंटली फर्स्ट स्टेप पर है, और फर्स्ट स्टेप में ये क्या बता रहा है? ये तीन ऑप्शन दे रहा है हमें। हमें कह रहा है कि भाई आप ट्रेन ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं। ठीक है, हाउ डू यू वांट टू ट्रेन योर मॉडल। तो ऑटोमेटिकली हमने करना है, रन अ कस्टम ट्रेनिंग स्क्रिप्ट करना है, या परफॉर्म हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो ये दो तो हमने अभी नहीं करने। ठीक है, हम चलते हैं ट्रेन ऑटोमेटिकली पर। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड भी है, अगर इनके सेलेक्टेड ना हो तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई और अगर सेलेक्टेड है इस तरह कुछ, ठीक है, हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद स्टार्ट कॉन्फ़िगरिंग जॉब, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए दूसरे स्टेप पर। ओके, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरे स्टेप पर आ गए। लेकिन दूसरे स्टेप में वो हमसे पूछ रहे जॉब नेम। अब अगेन ये भी रिसोर्स की तरह ही है कि आपने जॉब का नेम कुछ ऐसा नेम देना है जो डिस्क्रिप्टिव नेम हो, जो कुछ मीनिंगफुल नेम हो। ठीक है, वो नाम रीड करते ही आपको पता लग जाए कि ये जॉब किस हवाले से था, मीन्स कि इसका पर्पस क्या था, क्यों हमने ये क्रिएट किया था। ठीक है, तो मीन्स कि टाइटल इसका क्या है, या इस तरह कुछ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कुछ रेगुलर सा नेम है इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं अभी के लिए AML ही कह देता हूँ। ठीक है, अब जॉब का नेम ये भी यूनिक होना चाहिए। ओके, मीन्स कि अगर आपने AML नाम का जॉब पहले क्रिएट किया है इस रिसोर्स में तो आप दोबारा से नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, सिमिलरली नीचे जो जो कुछ है उसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसको आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, टैग्स ऐड कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह, लेकिन हमने अभी फ़िलहाल इनको नहीं छेड़ना। ठीक है, हमने सिंपली करना है नेक्स्ट। तो दो स्टेप्स हमारे पास हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पर हम आ गए। अब थर्ड स्टेप में वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आप सेलेक्ट टास्क टाइप। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आप जो टास्क क्रिएट कर रहे हैं, आप जो मॉडल बनाएंगे, आप जो एल्गोरिदम लगाएंगे तो डेटा सेट के ऊपर, तो वो टास्क कौन से टाइप के, मीन्स कि किस टाइप के, मीन्स कि आया वो रिग्रेशन है, आया वो क्लासिफिकेशन है, NLP है, कंप्यूटर विजन है, क्या है। ठीक है, तो जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास विजिबल है, हम देख सकते हैं
कि ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है। ओके, ये देखें। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन, कि आप जो टास्क बना रहे हैं क्या वो क्लासिफिकेशन है। मींस कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासेस होती है 0 1 वाले या ट्रू फॉल्स वाले, या क्लास ए क्लास बी क्लास सी, इस तरह कुछ। ठीक है, कुछ क्लासेस कुछ कैटेगरीज जो होती हैं। क्या आप जो प्रोडिक्शन कर रहे हैं टारगेट वेरिएबल आपका क्या क्लासिफिकेशन वाला है, मींस कि क्लासेस है उसमें। तो हमारा टारगेट वेरिएबल क्या है, प्राइस। क्या प्राइस में इस तरह होता है कि प्राइस 1 प्राइस 2 प्राइस 3 बस, या मीन्स के फिक्स क्लासेस तो नहीं होते कि वो एक कंटिन्यूस वैल्यू होती है। ओके, सो वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती, मीन्स कि वो कैटेगोरिकल नहीं है। ओके, तो इसको तो हमने फ़िलहाल जो है ना वो करना है इग्नोर। ओके, सो ये तो हमारे पास नहीं है। ओके, क्लासिफिकेशन उस सिनेरियो में आएगा जब हमारे पास जो टारगेट वेरिएबल है वो कैटेगोरिकल हो। ओके, यस नो ट्रू फॉल्स हो, रेनी सनी क्लाउडी वगैरह हो, इस तरह कुछ। ठीक है, तो हमारे पास जो अब रह गया वो है रिग्रेशन। ठीक है, अब रिग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रिडिक्शन होती है या जो ट्रेनिंग होती है वो कौन से कॉलम पर होती है, किस टाइप के कॉलम पर, जो कंटिन्यूस हो, जो नंबर हो। ठीक है, जो न्यूमेरिकल हो, जो मेजरेबल हो। ठीक है, मीन्स कि जैसे प्राइस है तो अब प्राइस जो है वो 100 200 300, ठीक है, 250 इस तरह कुछ होगी। कंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मीन्स कि 200 से लेकर 4000 के दरमियान में कुछ वैल्यू हो सकती है। तो उसको हमने क्या करना है, वो है न्यूमेरिकल डेटा। तो वो रिग्रेशन में फॉल करते हैं। ओके, अगर हमने उसको प्रिडिक्ट करना है या अपने मॉडल को उसके बिहाव पर ट्रेन करवाना है तो वो रिग्रेशन मॉडल में आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गई सबको। अब ये जो है ना ये वाला हमने इसको सेलेक्ट करना है। बाकी जो टाइम सीरीज़ फॉरकास्टिंग ये सारा कुछ हमने इग्नोर करना है, ये एनएलपी और कंप्यूटर विजन। ठीक है, सो हमने करना है रिग्रेशन। ओके, लेकिन रिग्रेशन तो हो गया। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहा है कि भाई आप सेलेक्ट डेटा। अब सेलेक्ट डेटा में नीचे जो ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पर ये जो खाली जगह है यहाँ पर आपके पास जो इस रिसोर्स के ब्याह पर जितने भी डेटा सेट्स होंगे जो आपने लोड किए हैं या जो आपने इनके ओपन डेटा सेट से लिए, वो यहाँ पर शो होंगे लिस्ट 1 बाय 1। लेकिन चूंकि हमने अभी करंटली न्यू एक रिसोर्स बनाया है और न्यू रिसोर्स के अंदर न्यू जॉब हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास अभी तक कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, और ये डेटा उसी स्टोरेज में होगा जो हमने रिसोर्स क्रिएट करते टाइम जो बनाया था। ठीक है, वहाँ पर एक्चुअली स्टोर होता है। सो अब पॉइंट ये है कि हमारे पास डेटा सेट यहाँ पर है नहीं, हमने यहाँ पर डेटा सेट लाना है। ओके, और उसी के ऊपर ट्रेन करवाना है और रिग्रेशन के जो एल्गोरिदम्स हैं वो अप्लाई करने हैं। ओके, अब वो किस तरह लाएंगे, हमने क्या करना है, अब डेटा है तो नहीं लेकिन हम यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मैं करता हूँ क्रिएट के ऊपर क्लिक। जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो एक न्यू विंडो आ गई। ओके, अब न्यू विंडो में सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है कि भाई डेटा टाइप, सॉरी, सेट द नेम एंड टाइप ऑफ योर डेटा एसेट्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो डेटा आप लाने मतलब इसमें इंपोर्ट करने जा रहे हैं या न्यू ऐड करने जा रहे हैं उसका नाम आप क्या रखना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हाउस प्राइसेस। ठीक है, कोई ऐसा नाम रखे ना जो जो मतलब मीनिंगफुल हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्पेस आपने नहीं देनी। ठीक है, और कोशिश करें कि नाम इस तरह हो कि रीडेबल हो और मतलब डिस्क्रिप्टिव भी हो। डिस्क्रिप्शन में आप ऐड कर सकते हैं कि ये किस टाइप का, मतलब ये डेटा क्या करता है, इसमें कौन से कॉलम्स है, या मीन्स कि अपने इंफॉर्मेशन के लिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट की बात ये है कि टाइप। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो डेटा होगा वो किस टाइप में होना चाहिए। यहाँ पर टेबल के फॉर्म में है और टेबुलर है, तो आपने टेबुलर मेक श्योर करना है कि टेबुलर रखना है। ठीक है, अगर कुछ इस तरह टेबल सेलेक्टेड है तो आपने आना है टेबुलर की तरफ। ठीक है, ये जो टेबुलर वाला है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ टेबुलर के ऊपर और इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। ठीक है, टेबुलर। ओके, सो ये टेबुलर होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं।
अब वो कह रहा है कि चूज़ अ सोर्स ऑफ योर डेटा एसेट, ठीक है। वो कह रहा है कि आप डेटा किस सोर्स से लेकर आने चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करें। क्या आप एज्योर के स्टोरेज से लाने चाह रहे हैं, क्या आप लोकल फाइल से लेकर लाना चाह रहे हैं, हमारे केस में ये होगा, ठीक है। क्या आप सीक्वल डेटाबेसेस से लाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या आप वेब फाइल से लाना चाह रहे हैं, या फ्रॉम एज्योर ओपन डेटा सेट, जो एज्योर के अपने ओपन डेटा सेट है जो कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल है, उसको यूज़ करना चाह रहे हैं कि आप, मतलब 5 ऑप्शन है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो लोकली हमने स्टोर किया डेटा सेट बनाया है, ठीक है, वो हम लाना चाह रहे हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम लोकल फाइल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको यही करना पड़ेगा, मतलब लर्निंग स्टेजेस में, ठीक है। तो फ्रॉम लोकल फाइल्स, ठीक है, इन केस विजिबल ना हो तो ये वाला है, ठीक है। अब उसके बाद इसको चेक रखते हुए हमने करना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आकर यहाँ पर जो है ना ब्लॉब स्टोरेज वगैरह ये इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है, ठीक है। जस्ट करना है नेक्स्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई आप फाइल आपने बता दिया कि रिग्रेशन वाली होगी और उसका नाम ये आप डेटा सेट का रखना चाह रहे हैं और ये सारा कुछ, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करें कि आपने सेलेक्ट किया कि भाई आपने सेलेक्ट किया कि मैं जो डेटा सेट है वो मेरे पास लोकली अवेलेबल है वो मैं अपलोड करूँगा, तो वो अब आपसे ये पूछ रहा है कि अपलोड फाइल्स आर फोल्डर, यहाँ पर आप अपनी जो फाइल है वो अपलोड करें। तो मैं क्या करता हूँ, अपलोड फाइल्स, ठीक है। अपलोड फाइल्स में आता हूँ और यहाँ पर हमने वो डॉक्यूमेंट्स में रखे थे, ठीक है। ये हाउस प्राइसेस, ठीक है। हाउस प्राइसेस को मैंने करना है सेलेक्ट, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि ये फाइल जो है ना वो अपलोड हो जाए, ये CSV, ये हमारा एक्चुअल डेटा सेट है, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अपलोड होगा। अब हाउस प्राइसेस देखें, उसका नाम हमें बता रहा है और मतलब सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। यहाँ से ये ग्रीन टिक आ गए, ठीक है। अब जस्ट हमने करना है नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हमें कुछ उसका ओवरव्यू देगा कि आपका जो डेटा सेट है जो आपने इंपोर्ट किया वो कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। उसमें जो है मतलब सीरियल नंबर है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम साइज़ है, तीसरा कॉलम रूम्स हैं, ठीक है। और फोर्थ कॉलम जो है वो प्राइस है, और ये हमारा टारगेट है, ये हमने इसको बताना है कि ये टारगेट होगा, ठीक है। ये भी हमसे नेक्स्ट स्टेप में पूछेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ ये कि ये हमारे पास डेटा सेट का ओवरव्यू दे रहा है, और देखें लास्ट पर आकर वो 50% हो रहा है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने थे, 50 थे, ठीक है। अब ऊपर कुछ सेटिंग्स का जो है ना वो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको भी हम अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं छेड़ते, अभी फ़िलहाल के लिए तो इसको नहीं छेड़ते, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारे पास कुछ डेटा सेट ऐसा होगा कि जो कुछ अलग टाइप का होगा, तो उस केस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फाइल की जो फॉर्मेट है वो डेलिमिटेड है, प्लेन टेक्स्ट है, क्या है, ठीक है, तो यूजली डेलिमिटेड होगा CSV फाइल में, ठीक है। अब डेलीमीटर क्या है भाई, डेलीमीटर ये है कि आपके पास जो एक एक जो सेल का जो एक एक सेल का जो डेटा है वो कॉमा से सेपरेटेड है, टैब है, ठीक है। वो TSV CSV कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। TSV टैब सेपरेटेड वैल्यूज़ होती है, ठीक है। स्पेस से आपने सेपरेट किया हुआ है, सेमी कॉलन से, मोस्ट ऑफ द केसेस ये भी होता है सेमी कॉलन से, ओके। कॉलन से है, इक्वल से है, कस्टम कोई और आपने कोई जो सिंबल वगैरह है उसको यूज़ किया है अलग अलग जो सेल का डेटा है उसको शो करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन 99% ऑफ द केसेस कॉमन ही होता है, ठीक है। या तो फिर टैब होगा, ये सेमी कॉलन, वो कम वेश ही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉमन ही होता है। लेकिन वो आपको नीचे ओवरव्यू बता रहा है, ठीक है। अगर आप कॉमा सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह डेटा शो होगा, ठीक है। अगर आप क्या करें, आप सेमी कॉलन लगा लें, अब जहाँ पर सेमी कॉलन होगा यहाँ से ये ब्रेक लगाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो ये एक ही कॉलम में आ जाएंगे, देखें। अब कॉलम कितने, एक ही कॉलम है, और एक कॉलम के अंदर सारे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो टैब है उससे भी यही होगा। अब अगर हमारे डेटा में टैब होगा तो उसके पर ये ब्रेक लगाएगा, नहीं तो देखें अभी तक एक ही कॉलम है, ये सिंगल कॉलम है, ठीक है। और सिंगल कॉलम के अंदर सिंगल डेटा है, और ये डेटा किस तरह है, वन कामा, क्योंकि ये कामा से सेपरेटेड है, ठीक है। हमें चाहिए कि हम कामा के ऊपर जो डेलीमीटर है वो कामा लगाएं, ताकि ये वन के बाद कामा आए तो उसके बाद जो वैल्यू है वो उसको ये दूसरे सेल में शिफ्ट कर ले, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कामा। अब देखिए
वन के बाद कॉमा था तो इसलिए इसने इसने इसको पता लग गया कि इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ रहा है, ठीक है। फिर 147 के बाद कॉमा था तो नेक्स्ट कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह कुछ इनकोडिंग टाइप ये सारा कुछ हम कह सकते हैं। सिमिलरली हम नंबर ऑफ़ रोज़ को स्किप कर सकते हैं, ठीक है कुछ, लेकिन अभी के लिए ये नहीं करते, हम सिंपली करते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास स्कीमा आ गया, ठीक है। अब स्कीमा में ये हमारे पास ये ऑप्शन है कि आपके पास जितने भी कॉलम्स होंगे ना उन सब के नाम शो हो रहे होंगे, ठीक है। जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, उन सब के जो नाम है वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ओके। लेकिन साथ साथ हमारे पास ऑप्शन है कि उसकी टाइप क्या है। अब इसने खुद सेलेक्ट किया कि सीरियल नंबर जो है वो इंटीजर है, ठीक है। ये सीरियल नंबर जो है ये इंटीजर है, ठीक है। और उसके आगे कुछ एग्जांपल वैल्यूज़ भी दी है कि 1 2 3 कुछ इस तरह का इसका डाटा पड़ा हुआ है। सिमिलरली जो साइज़ है वो भी इंटीजर है क्योंकि उसका डाटा कुछ इस तरह पड़ा हुआ है। सिमिलरली जो रूम्स है वो भी इंटीजर है, इसने ऑटो डिटेक्ट किया है, ठीक है। सिमिलरली जो प्राइस है वो भी इंटीजर है। अब प्राइस जो वो फ्लोट भी हो सकती है, पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, लेकिन अभी के लिए हम जैसे एग्जांपल लेकर चल रहे हैं तो हमारे लिए इंटीजर से भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको इंटीजर के बजाय मैं बल्कि इंटीजर ही रहने देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब चीज़ ये है कि ये सीरियल नंबर क्या ये मॉडल को ट्रेन करते हुए हमारे पास हमारे काम आएगा, या एक्स्ट्रा फजूल में कुछ कॉलम है जो मॉडल को ट्रेन करने के दौरान कुछ वैसे प्रोसेसिंग ही ज़ाया करेगा, ठीक है। अब देखें, क्या जिस घर का साइज़ ज़्यादा हो तो उसकी प्राइस में फ़र्क आता है, आता है। क्या जिस घर में रूम ज़्यादा हो क्या उसके प्राइस में फ़र्क आता है, आता है। तो ये जनरल क्वेश्चन हमने खुद से पूछते हैं, ठीक है। अब ये तो सही है, साइज़ रूम और प्राइस तो हमें चाहिए, पर इसका मतलब है कि ये चाहिए हमें क्योंकि ये मॉडल ट्रेन करते हुए और प्रिडिक्शन में काम आते हैं, और ये मतलब अफेक्ट भी करते हैं प्राइस को, हमारे टारगेट कॉलम को या टारगेट वेरिएबल को। लेकिन क्या जिस घर का जिस रूम मतलब जिस हाउस का सीरियल नंबर कम हो या ज़्यादा हो, या 10 हो या 20 हो, या कोई स्पेसिफिक मतलब कोई लकी नंबर हो, क्या उससे कोई फ़र्क आता है प्राइस पर? नहीं आता, क्योंकि सीरियल नंबर जो भी हो एट द एंड इससे ही फ़र्क आता है कि उस घर का कितना मतलब उसके डायमेंशन क्या है और उसके कितने रूम्स हैं, या इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स कुछ फीचर्स हो सकते हैं, लाइक वो कितना ओल्ड है, तो जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना उसकी प्राइस कम हो जाएगी, या उसके अंदर मतलब मल्टीपल मतलब उसका जो सिटी है वो कौन सी है, ठीक है, इस तरह भी फ़र्क आता है। लेकिन ये एक सीरियल नंबर जो है ना उसका कोई भी यहाँ पर काम नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इंक्लूड वाला जो है ना, इंक्लूड वाला ऑप्शन जो है उसका ऑफ कर लेते हैं, ताकि ये मॉडल को ट्रेन करते हुए और इन चीज़ों में इंक्लूड ना हो, ये फजूल है हमारे लिए, ठीक है, यूज़लेस है अभी के लिए। इसके अलावा जो और भी होंगे उनको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसके डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि साइज़ जो है वो इंटीजर ना हो बल्कि बूलियन हो तो वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो है तो वो बेस्ट है अभी के लिए, परफेक्ट है, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट। अब ये हमें जस्ट ओवरव्यू दे रहा है कि भाई आपका जो डेटा सेट है उसका नाम ये है और ये सारा कुछ, ठीक है। हमने सिंपली करना है क्रिएट। अब वो जो डेटा सेट है वो हमारे पास लोड हो गया और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर शो हो रहा है, पहले यहाँ पर एम्प्टी शो हो रहा था, ठीक है। ये बता रहा है कि हाउस प्राइसेस नाम का एक डेटा आपके पास है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये कब बनाया गया था, अक्टूबर में, और अक्टूबर 11th 2024 को मॉडिफाई भी लास्ट टाइम हुआ है, और टाइप क्या है इसकी टेबल है, मीन्स कि ये रो एंड कॉलम्स है इसमें, ओके हो गया। अब यहाँ से हम न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं, या किसी के पास नीचे जितने भी डेटा है उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है तो वो कर सकते हैं, तो हम ये सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये हमने अभी न्यू क्रिएट किए, ठीक है। हम ये यूज़ करना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन अब ये पूछेगा, जैसे ही डेटा सेलेक्ट करेंगे तो करेगा टारगेट कॉलम। आपका जो टारगेट कॉलम है, टारगेट वेरिएबल है, आप मीन्स कि कौन से फीचर को जो है वो आपका टारगेट है, कौन से फीचर को आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, या कौन से फीचर के बिहाफ पर आप ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं कि उसके उसके लिए ये मॉडल ट्रेन हो जाए, ठीक है। तो हमने करना है ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट, क्या हम साइज़ को प्रेडिक्ट करने जा रहे थे, नहीं। क्या हम रूम्स को प्रेडिक्ट करने जा रहे थे, नहीं। क्या हम प्राइस के लिए हमने डेटा सेट इसलिए बनाया था कि हम प्राइस को प्रेडिक्ट करें, जी। तो हमारा डेटा सेट कुछ इस तरह ही था
कि हम प्राइस को प्रेडिक्ट कर पाएँ कि किसी जो हाउस का साइज़ और रूम अगर हम इनपुट दें तो हमें प्रेडिक्शन दे, जो एस्टीमेट है वो दे, ठीक है। तो हमें बता दें कि इसकी प्राइस, एस्टिमेटेड प्राइस जो है वो ये है, ठीक है, इतनी प्राइस इसकी हो सकती है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा जो टारगेट कॉलम है वो क्या हो गया, प्राइस। अब नीचे कुछ चीज़ को हम नहीं छेड़ते, ये टेस्ट डेटा, इसको हम वो स्प्लिटिंग के लिए ये काम आता है, ठीक है। ट्रेन स्प्लिट ये मतलब वैलिडेशन के लिए काम आता है, वेरिफिकेशन के लिए काम आता है कि जो हमारा मॉडल है वो कितने परसेंट एक्यूरेट है। लेकिन अभी के लिए इसको हम क्या करते हैं, नन ही छोड़ते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब ये जो सर्वरलेस और जीपीयू और ये चीज़ें सारे एज इट इज़ छोड़ के नेक्स्ट करना है हमने, ठीक है। वन मोर थिंग, ये जो हम बैक से स्टार्ट पे जो आए थे, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट टास्क टाइप था। तो अगर हमारे पास डेटा सेट कुछ ऐसा होता जिसमें क्लासिफिकेशन होती, ओके, लाइक जो टाइटैनिक डेटा सेट था उसमें था सर्वाइव्ड, मतलब यस था या नो था या ज़ीरो था या वन था, ठीक है, कि वो बंदा जो था, अगर उसने ये, इसकी फेयर ये थी, वो मींस के इस क्लास में उसने ट्रेवल किया था, इस जो पोर्ट से उसने एम्बार्क्ड हुआ था, तो क्या वो सरवाइव हुआ था या नहीं। तो मींस के वो क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ से हम जस्ट क्लासिफिकेशन करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेटा वो वाला सेलेक्ट करेंगे, टाइटैनिक वाला। तो उसके बाद जो टारगेट वेरिएबल होगा, ये नेक्स्ट करने के साथ यहाँ पर वो टारगेट जो कॉलम होगा वो हम सर्वाइव्ड वाला रखेंगे, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन वाला वो ये कैटेगरी वाला, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। लेकिन हमारा केस में ये रिग्रेशन है तो हम इसको रिग्रेशन रहने देते हैं। कॉलम कौन सा है रिग्रेशन वाला, प्राइस है, और बाकी सब कुछ सेम, और सबमिट जॉब, ठीक है। अब सबमिट जॉब करते ही हम थोड़ा, हमें वेट करना पड़ेगा, ओके। अब ये बता रहा है कि भाई आपका जो जॉब है वो कौन सी रिसोर्स में, इसका नाम क्या है, AML, और स्टेटस क्या है, नॉट स्टार्टेड, ठीक है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, अभी जस्ट आपने क्रिएट किए, अब स्टार्ट होगा थोड़ा टाइम में, ठीक है, वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, और ये सारा कुछ हमें बता रहा है, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि हमारे पास अगर ये कंप्लीट हो जाए, ये ऑलमोस्ट 6 आवर्स तक ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास तो इतनी टाइम लेता है, लेकिन किसी के पास शायद कम टाइम ले, या किसी के पास इससे भी ज़्यादा टाइम ले। तो 6 आवर्स तक तो हम अभी वेट नहीं कर सकते, वीडियो चूँकि चल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं आपको वो जो टास्क है जो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, वो बता सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, अपने वाले रिसोर्स में आता हूँ जो मैंने ख़ुद क्रिएट किए है, उसमें लॉन्च स्टूडियो में आता हूँ। अब ये रिसोर्स जो है ना, जो मैं ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा वाला रिसोर्स है, ठीक है। इसमें मैंने मल्टीपल जॉब्स जो है ना वो क्रिएट किए। तो जॉब्स पर आता हूँ, तो यहाँ पर देखें 4 जॉब्स हैं, ठीक है, इनमें से 3 जो है वो कंप्लीटेड है। अब मैं क्या करता हूँ, रिग्रेशन वाले पे एम्प्लॉय सैलरी, अब इसका नाम मैंने ऐसे रखा है कि नाम रीड करते ही हमें पता लग जाएगा कि ये जो जॉब है ये किससे रिलेटेड है। एम्प्लॉय सैलरी से रिलेटेड है, मीन्स कि एम्प्लॉय की सैलरी ये प्रेडिक्ट करता है। और है क्या, रिग्रेशन, मीन्स कि सैलरी अगर है तो सैलरी न्यूमेरिकल डेटा है, तो वो उस पर रिग्रेशन ही अप्लाई होता है, ठीक है। इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। अब जैसे ये क्लिक हो जाएगा तो अब जो हमारे पास यहाँ पर ये जो बता रहा है, जो हमने अभी न्यू जो जॉब क्रिएट की AML वाला, बता रहा है ना स्टेटस रनिंग आफ्टर 6 आवर्स आर समथिंग। तो ये हमारे पास स्टेटस इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। नीचे कुछ यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग भी चलेंगी, और साथ में हमें मैट्रिक्स भी बताएगा कि क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन एट द एंड कुछ ये चीज़ें चल रही होती है, ठीक है, स्कोर्स और वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह। लेकिन एट द एंड क्या हो जाता है कि यहाँ पर आ जाता है स्टेटस कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम ये जूम करके चलते हैं कि ये जो एम्प्लॉय सैलरी वाला था ये हमने एक्चुअली बनाया था, या ये वही वाला है, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। तो इसके कुछ यहाँ पर आउटपुट में कुछ फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सॉरी, ये अगेन में, ओके। सो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इस टास्क से रिलेटेड, ओके। क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यहाँ पर हमने फोकस करना है। और सबसे पहले इसको स्क्रॉल थोड़ा सा कर देता हूँ, और यहाँ पर देखें एल्गोरिदम नेम। तो ये बता रहा है कि भाई
बेस्ट मॉडल समरी, इसने इतनी प्रोसेसिंग की 6 आवर्स तक, जो है अलग अलग एल्गोरिदम्स लगाए रिग्रेशन के, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मॉडल जो है ना वो इसको बेस्ट लगा, किसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा थी, कौन जो है ना वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है इस केस में, ठीक है। तो उसका बता रहा है कि उस एल्गोरिदम का नाम क्या है जो इस जो डेटा सेट है इस पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी दी जिसने, जिसके मैट्रिक्स सबसे परफेक्ट है मीन्स के, ठीक है। ये जो ड्यूरेशन है वो कुछ यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, 6 आवर्स 10 मिनट्स, ठीक है, कुछ यहाँ पर। ये वेरी कर सकता है सिस्टम टू सिस्टम, या डिपेंड करते हैं कि जो डेटा है वो किस तरह का है और प्रोसेसिंग किस तरह की है, ठीक है, कौन सा एल्गोरिदम चल रहा है। अच्छा, पॉइंट इस कि यहाँ पर बेस्ट मॉडल समरी बता रहा होता है, ओके, प्रोसेसिंग होने के बाद कि सबसे बेस्ट आप कौन सा मॉडल बेस्ट फिट करता है आपके डेटा सेट पर, ओके। तो हमें जो बेस्ट मॉडल का नाम दिख रहा है ना वो है वोटिंग ensembles, ठीक है, ensemble। इसके ऊपर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, ये इसको कर लेगा ओपन। इसके कुछ हम मैट्रिसेस दे सकते हैं और चीज़ें, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसके मैट्रिसेस में आना है, ओके। यहाँ पर मॉडल है तो यहाँ पर मैट्रिसेस है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ बता रहा है कि भाई इसका जो वेरिएंस था वो कुछ ये था, ओके। इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर था वो ये था, मीन एब्सोल्यूट प्रिसीजन जो थी वो ये थी, कुछ चीज़ नीचे कुछ ग्राफ बता रहा है, ओके। ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है, तो इससे हम काफ़ी कुछ जो है ना वो इंसाइट्स ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल एआई का कुछ बता रहा है, और अलग अलग मीन्स की अलग अलग चीज़ें जो हमें ऑप्शंस इसने फैसिलिटीज़ दी हैं, ठीक है। या सो आई थिंक इट्स इनफ। ये था हमारे पास एज्योर प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने देखा कि हमने अपना डेटा सेट बनाया, ओके, उसमें हमने प्राइस की प्रोडिक्शन के लिए रिग्रेशन का जो एल्गोरिदम्स है उनको अप्लाई करने के लिए हमने किस तरह एज्योर के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया। हमने सबसे पहले रिसोर्स क्रिएट किया एज्योर पर, और उसके बाद जॉब्स क्रिएट किए। हाँ, तो हमने एक सिंगल जॉब क्रिएट किया, लेकिन आप मल्टीपल जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको जो है उनको आप रन करवा सकते हैं, और एट द एंड आप अपनी इंसाइट्स ले सकते हैं, ओके। वन मोर थिंग कि यहाँ पर जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम मॉडल के अंदर आकर यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। ये जो pkl वाला फाइल है ना, मॉडल डॉट pkl, ये पिकल फाइल होती है, और ये बाइनरी टाइप की फाइल होती है, मीन्स कि इसमें ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन वगैरह है वो जो है ना वो लूज़ नहीं होती, ओके, वो रिटेन रहती है। तो हम जैसे ही पाइथन में इसको लोड करते हैं तो मीन्स कि जो कॉलम्स है उसकी जो डेटा टाइप है, या और भी कोई डेटा है उसका डेटा टाइप और उसका जो स्ट्रक्चर है ना, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, या वो जो सारा जो एल्गोरिदम वगैरह वो सारा रिटेन रहता है, मीन्स की इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होती, ओके। तो ये pkl जो फाइल होती है ये इसका मॉडल होता है जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, और जो बैक एंड पे किसी भी जो कोड है, वेब है, उसके साथ हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लाइक फ्लास्क और फास्ट एपीआई वगैरह, या जेंगो को हम यूज़ कर सकते हैं। इट्स साइड हसल। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ऑटोमेटेड एमएल, तो इसमें भी सेम चीज़ें ही हैं, वही जॉब्स इसमें दिखा रहा होता है, ठीक है। ऑटोमेटेड एमएल ही है एक्चुअली, जो हम जॉब्स क्रिएट कर रहे थे ना वो ऑटोमेटेड एमएल ही है मशीन लर्निंग स्टूडियो के लिए, ठीक है। तो वो बिहाइंड द सीन वही चीज़ें यूज़ करते हैं। सिमिलरली डिज़ाइनर प्लेटफॉर्म है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हम, लाइक अ फ्लो चार्ट, ठीक है। तो उसमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, सो या थैंक यू।